अभी आपने कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ जो बेंच का ऑर्डर आपने सुन लिया, हमारे काउंसिल निजाम पाशा ने उस बात को सामने रख दिया है। अब आइंदा फिर जब पेशी होगी हम लोग कोशिश करेंगे, तो यही बात है। और कुछ आज मूवमेंट क्यों कर रहे हैं? नहीं, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि वक्फ बाय यूजर पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बार में स्टे लगाया है, और वक्फ बाय यूजर के डिलीशन पर स्टे लगाया है, और साथ ही साथ कोई सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बनाने पर स्टे लगाया गया है, स्टेट वक्फ बोर्ड के बनाने पर स्टे लगाया गया है। मैं जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर था। जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे, हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसेंट रिपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की है। तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा, ये सवाल पैदा नहीं होता। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं, और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल किया है, और आज फिर आपके सामने रिट्रेट कर रहा हूँ। No. See, let us be very careful. The Honorable Supreme Court, as rightly pointed out by my counsel, Mr. Nizam Pasha, the Supreme Court has said that the Central Waqf Council and the State Waqf Boards will not be constituted. Waqf by user cannot be deleted. Now, there are other provisions also which we as a party have come to the Honorable Supreme Court that calling it unconstitutional. Now, whenever it will be heard, our counsel, Mr. Nizam Pasha, on behalf of me, will be arguing it. As you know very well, that during the deliberations of the Joint Working Committee, I have given a dissent report opposing all the amendments that were proposed by the government. And during the debate in the Parliament on the consideration or passing of that bill, I have opposed each and every amendment. I have called it unconstitutional. I still call this law as unconstitutional, as violating the fundamental rights of Article 14, 15, 25, 26 and 29. So our legal battle will continue to ensure that this act, against this act will continue. देखिए, सवाल देखिए, आपको पूरे उस कानून को समझने की जरूरत है। अब 5 साल का मुसलमान प्रैक्टिसिंग रहेगा, 5 साल प्रैक्टिसिंग मुसलमान का तो रहेगा। अब उसको कौन डिसाइड करेगा? अब कोई महिला है, उसको कौन डिसाइड करेगा? तो ऐसे कई उसमें जो अमेंडमेंट्स के जरिए लॉ बनाया गया है, हम उसके आज भी मुखालिफत कर रहे हैं और कल भी अपोज करते रहेंगे। और लीगली हम सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किए, हम उसको उन तमाम चीजों को वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स मानते हैं। आज हम सुप्रीम कोर्ट का तमाम जजेस का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आज हमें यहाँ इंसाफ मिला। हम तमाम वकीलों का, जो वकील भी पेश हुए, हमारे वकील और तमाम सीनियर वकील, वो सारे वकील पेश हुए, उन तमाम वकीलों का हम शुक्रगुजार हैं। और हमें सुप्रीम कोर्ट से यही उम्मीद थी कि फैसला हमारे हक में आएगा। जिस तरह से आज केंद्र सरकार के वकील ने कहा, कल जो जज साहब ने बात कही थी कि हम जो वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी हैं, इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, रजिस्ट्रेशन में किसी किस्म का कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, और जो वक्फ बोर्ड जो बनाएंगे उसमें किसी मेंबर को ना ऐड करेंगे, ना ही कोई मेंबर हम बनाएंगे, ना ही कोई वक्फ बोर्ड जो है हम फॉर्म करेंगे। तो 8 दिन का 28 तारीख को नेक्स्ट हियरिंग है। उसके बाद 5 दिन हम लोगों को जवाब दाखिल करना है। 5 पिटीशन लीड रहेंगी, 1, 2, 3, 4, 5। बाकी जो भी रिट है वो एज ए एप्लीकेशन ट्रीट की जाएगी।
हालात कितने ठीक है उसका अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि हम वक्फ बिल के खिलाफ यहाँ जुलूस निकालना चाहते थे, फ़लस्तीन के हक में यहाँ पुरअमन जुलूस निकालना चाहते थे, अगर उसकी इजाज़त नहीं होती तो आपको खुद ही पता है कि अगर एक मामूली जुलूस से जम्मू कश्मीर का अमन ख़राब हो जाता है तो मैं उम्मीद करती हूँ जिस तरह जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया कोई सबूत नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, इसी तरह अफजल गुरु का जब फैसला आया कोई सबूत नहीं थे, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कलेक्टिव कॉन्फ्रेंस के लिए हम ये फैसला लोगों के एतबार के लिए, लोगों की मर्जी के लिए दे रहे हैं। तो मैं उम्मीद रखती हूँ आज करोड़ों मुसलमानों के जो जज्बात जुड़े हैं वक्फ के साथ, उसी कलेक्टिव कॉन्फ्रेंस को नजर में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट वक्फ बिल के जो अमेंडमेंट लाया उसके खिलाफ फैसला। हमारे साथ में इमरान प्रतापगढ़ी जी हैं और आज सुप्रीम कोर्ट में आए और किस तरह से देखते हैं पूरे इस फैसले को? देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक अंतरिम राहत दी है जो बहुत ज़रूरी राहत थी और इस राहत से हम खुश हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। देश भर से बहुत सारी याचिकाएं थी, मैं भी उनमें से एक हूं और ये बिल पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। जो अमेंडमेंट लाए गए थे वो सिर्फ और सिर्फ वक्फ की ज़मीनों को हड़पने के लिए सरकार की एक कोशिश थी, एक साजिश थी और मुझे खुशी है कि माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय इस बात को समझ रहे हैं और जो उन्होंने पॉइंट्स रखे हैं उससे पता चलता है कि भविष्य में हमें और बेहतर रिलीफ मिलेगी। आज की रिलीफ के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत शुक्रिया। कम से कम अगले 1-1.5 हफ्ते तक सरकारी तौर पर वक्फ की ज़मीनों को लूटा नहीं जा सकेगा। नियुक्ति के मसले पर भी रोक लगा दी गई है। धन्यवाद। यही सारे पॉइंट थे जो हमने पार्लियामेंट में उठाए थे, जिसके लिए पूरी जेपीसी में अपोजिशन के मेंबर्स कह रहे थे कि आप इन सारे सुझावों को मानिए, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। मैं जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर था। जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसेंट रिपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की है। तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा ये सवाल ही पैदा नहीं होता। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल किया है और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ।